वेलकम माय यूट्यूब चैनल व्यास नारायण मिश्र। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि बोर के सिद्धांत से मोसले नियम को समझाइए। तो सन 1913 में मोसले ने अनेक धातुओं से एक्स किरणों की तरंगदैर्ध्य का अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि जब पोटेशियम फेरोसाइनाइड पदार्थ पर एक्स किरण डालते हैं तो एक्स किरण का स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। इसी तरह से मोसले ने एल्यूमीनियम, चांदी जैसे अनेक धातुओं में पाया कि के श्रेणी की स्पेक्ट्रम में दो रेखाएं होती हैं। हम जानते हैं कि जो नाभिक के चारों ओर जैसे ये हो गया आपका नाभिक, इसके जो चारों ओर पहली कक्षा है उसको के सेल बोलते हैं। इसके बाद जो दूसरी कक्षा है इसको एल सेल बोलेंगे, इसको के सेल बोलेंगे। जो तीसरी कक्षा है इसको अपन एम सेल बोलेंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन एल सेल से के सेल की ओर जाएगा तो ये के अल्फा बीटा, के अल्फा जो है रेखा कहलाती है। फिर जब इलेक्ट्रॉन एम कक्षा से के कक्षा में जंप करेगा तो के बीटा रेखा कहलाएगी। तो इस तरह से के श्रेणी में दो रेखाएं प्राप्त होंगी, जिसमें से एक रेखा होगी के अल्फा, जो तब मिलेगी जब एल कक्ष के इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, जैसे ये पहला कक्ष है के, ये पहला कक्ष है आपका के, दूसरा कक्ष क्या है आपका, ये पहला कक्ष है के, ये दूसरा कक्ष है एल, तीसरा कक्ष एम। जब दूसरे कक्ष से मतलब एल से जब के कक्ष में जाएगा तो के अल्फा हो जाएगा, के अल्फा। और जब तीसरे से मतलब एम कक्ष से के कक्ष में जाएगा, के कोष में इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो जो रेखा मिलेगी उसे हम के बीटा कहते हैं। तो इस तरह से के श्रेणी में दो रेखाएं प्राप्त होती हैं। अब ये देखा गया कि जो के अल्फा स्पेक्ट्रमी रेखा है इसकी आवृत्ति कम होती है, लेकिन और के बीटा की आवृत्ति ज्यादा होती है। लेकिन ये देखा गया कि के अल्फा की जो तीव्रता है वो ज्यादा होती है और के बीटा की तीव्रता कम होती है। फिर से समझ लीजिए, जो के अल्फा रेखा है इसकी आवृत्ति तो कम होती है लेकिन इसकी तीव्रता ज्यादा होती है। के अल्फा कम मिलता है जब एल कक्ष से के कक्ष में इलेक्ट्रॉन जाता है। फिर एक होता है जब इलेक्ट्रॉन एम कक्ष से के कक्ष में जाता है तो के बीटा रेखा मिलेगी। इसकी आवृत्ति ज्यादा होगी लेकिन तीव्रता कम होगी। आवृत्ति ज्यादा होने का मतलब है कि इसकी ऊर्जा ज्यादा होगी, इसकी आवृत्ति कम होने का मतलब इसकी ऊर्जा कम होगी। लेकिन के अल्फा की तीव्रता ज्यादा होने का मतलब है कि एल सेल से के सेल में अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तीव्रता का मतलब उनकी संख्या ज्यादा होगी, मतलब के अल्फा प्राप्त करने की संख्या, इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जित होने की संख्या ज्यादा होगी। अब ये देखा गया, मोसले ने देखा कि जो के श्रेणी है तो अगर एक्स किरणों की आवृत्ति का वर्गमूल, आवृत्ति को यदि हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, तो उसका जो वर्गमूल होता है रूट न्यू, वह है धातु के परमाणु क्रमांक जेड के समानुपाती होता है। अर्थात किसी तत्व की अगर हम के श्रेणी रेखाओं को देखते हैं तो उसके आवृत्ति का जो वर्गमूल है रूट न्यू जो होता है वो उस तत्व के परमाणु क्रमांक के समानुपाती होता है। जेड क्या है? उस तत्व का परमाणु क्रमांक। यहां पर के और जो बी है वो स्थिरांक है। इसी तरह से एल एम एन श्रेणी के लिए भी हम स्थिरांक के मान प्राप्त कर सकते हैं। रदरफोर्ड ने मोसले के इस नियम का समर्थन किया और उन्होंने बताया कि जो आवर्त सारणी है, पीरियाडिक टेबल है, उसमें तत्वों का जो व्यवस्था है वो परमाणु क्रमांक के आधार पर रखना चाहिए, परमाणु भार के आधार पे नहीं। अब उन्होंने देखा कि यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक जेड है और इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा एक हो गई है, जैसे निम्न कक्षा को हमने ए व्यक्त कर दिया और उच्च कक्षा को बी से व्यक्त कर दिया, तो अगर इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा बी से निम्न कक्षा ए में जा रही है तो उससे एक विकिरण उत्पन्न होगा। उस विकिरण की तरंगदैर्ध्य को यदि हम लेम्डा लेते हैं तो बोर के अनुसार
ये हो जाएगा, जहां पर ये जो आर है ये रिडबर्ग कांस्टेंट है। रिडबर्ग कांस्टेंट द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अगर द्रव्यमान ज्यादा है तो रिडबर्ग कांस्टेंट ज्यादा होगा, और अगर द्रव्यमान कम है तो रिडबर्ग कांस्टेंट कम होगा। जेड परमाणु क्रमांक है। Na क्या है, ये निम्न ऊर्जा स्तर है, निम्न कक्षा है, और Nb क्या है, उच्च कक्षा है। तो जब उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उससे एक तरंग जो है या विकिरण जो है उससे उत्सर्जित होगी, उसका तरंग दैर्ध्य अगर लेमडा है तो उसका फार्मूला हो जाएगा कुछ इस तरह से। अब हम जानते हैं कि अगर उत्सर्जित विभव की आवृत्ति न्यू है और प्रकाश का वेग c है, तो प्रकाश का वेग c बराबर होता है न्यू इंटू लेमडा। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति, लेमडा क्या है, वेवलेंथ मतलब तरंग दैर्ध्य। तो यहां से हम लिख सकते हैं 1/λ इक्वल टू, लिख सकते हैं लेमडा को इसके नीचे और c को इसके नीचे लिख देंगे, तो ये हो जाएगा ν/c। इसका मतलब ये 1/λ है, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, ν/c लिख देंगे। तो इस तरह से जो इक्वेशन बन जाएगा ये हो जाएगा ν/c इक्वल टू RZ² और 1/NA का स्क्वायर माइनस 1/NB का स्क्वायर। अब चूंकि K कोश से एक इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाता है तो K कोश में रिक्तता उत्पन्न हो जाती है, और उस रिक्तता को कंप्लीट करने के लिए L कोश का एक इलेक्ट्रॉन K कोश में आ जाता है, तथा X किरण जो है फोटॉन उत्सर्जित होता है। चूंकि इस L इलेक्ट्रॉन का प्रभावी नाभिकीय आवेश Zi है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन L कोश में है उसका जो इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज है, नाभिकीय आवेश है, उसको यदि हम Zi से रिप्रेजेंट करें। अब चूंकि अगर एक इलेक्ट्रॉन L कक्षा से M कक्षा में चला गया तो हम मान लेते हैं एक ऐसा कांस्टेंट है जो कि Z से कम होगा, तो इसी को हम लिख सकते हैं Z-BE लिख सकते हैं। इसका मतलब एक ऐसी राशि जब इलेक्ट्रॉन L कक्षा से, ये L कक्षा है, L कक्षा से जब K कक्षा में जाएगा तो मान लेते हैं एक ऐसा प्रभाव होता है जिसको हम B से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये प्रभाव कांस्टेंट होता है, इसको हम अविर्मांक बोलते हैं। तो अब इफेक्टिव जो आपका परमाणु क्रमांक है वो हो जाएगा Z-BE। अब ये वैल्यू हम जब पुट करेंगे तो ये हो जाएगा ν/c R, और Z की जगह हो जाएगा Z-B²। चूंकि यहां पर हम Nb को उच्च कक्षा लिए हैं तो इसको ले लेंगे 2, और Na को निम्न कक्षा लिए हैं तो ये हो जाएगा 1/1² माइनस 1/2²। अब इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो R Z-B का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1-1/4 हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो फ्रीक्वेंसी है ν/c हो जाएगा 3/4, जो कि जब 1-1/4 को हल करेंगे तो 3/4 आएगा, ये हो जाएगा Z-B का होल स्क्वायर इंटू R। R क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट है। अब अगर हम यहां से न्यू निकालते हैं तो C का हम तिरछा गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3/4 RC, और ये हो जाएगा Z-B का होल स्क्वायर। अब यहां पर आप देख सकते हैं R रिडबर्ग कांस्टेंट है और C जो है प्रकाश का वेग है, ये भी एक तरह का कांस्टेंट ही है। तो यहां पर यदि हम 3/4 RC को एक नया कांस्टेंट ले लें K, मतलब 3/4 RC को यदि हम नया कांस्टेंट क्या ले रहे हैं, K ले रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी न्यू बराबर हो जाएगा, इसको K² की इक्वल ले लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका K² Z-B का होल स्क्वायर। अच्छा, K क्यों नहीं लिया गया, K² क्यों लिया गया, क्योंकि यहाँ Z-B का होल स्क्वायर है ना, इसलिए इसकी सिमिलरिटी को मेंटेन करने के लिए 3/4 RC को K² लिया गया। तो इस तरह से न्यू इक्वल टू हो जाएगा K² Z-B का होल स्क्वायर। अगर यहाँ का स्क्वायर हटाएंगे हम तो ये हो जाएगा √ν इक्वल टू K Z-B। और आप देख सकते हैं कि यही जो है मोसले का नियम है। तो इस तरह से जब हम बोर का सिद्धांत देखें तो बोर के सिद्धांत में इलेक्ट्रॉन
उच्च कक्षा से जब निम्न कक्षा में जाता है तो उसका तरंगदैर्ध्य का सूत्र क्या है ये हमने देखा। इसके बाद उस तरंगदैर्ध्य को हम आवृत्ति के फॉर्म में, फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में चेंज किया और एक नया कांस्टेंट ले लिया, ये वाला पार्ट। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मोसले का नियम सिद्ध हो जाता है। तो ये हमने डिस्कस किया। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।